किसान भाइयों नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान सेवा। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमने लिया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की संचालक विस्तार एवं सेवाएं डॉक्टर श्रीमती ओम गुप्ता, जो कि पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार के विजिट पर यहाँ पहुँची थी। विजिट के दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया और इस मौके पर हमने उनसे बातचीत की। किसान भाइयों, हमने डॉक्टर गुप्ता से बहुत सारी बातें आपके लिए पूछी है, खासकर कृषि विज्ञान केंद्र का किसानों के लिए क्या रोल है, क्या उपयोगिता है, खासकर बैतूल जिले की जलवायु को लेकर किन फसलों और फलों का उत्पादन या सब्जियों का उत्पादन लिया जा सकता है, इस पर भी हमने बात की। आप देखिए, बहुत सारी बातें आपको इस इंटरव्यू में मिलेगी। आप सुनिएगा इस इंटरव्यू को, और आप तक हम ये इंटरव्यू भेजें उससे पहले निवेदन आपसे करते हैं हम एक कि भाई आपका अपना चैनल है ये किसान सेवा, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही क्या होता है कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते हैं, तो इस तरीके से आप किसान सेवा से जुड़ जाते हैं। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम शुरू करते हैं डॉक्टर श्रीमती ओम गुप्ता, संचालक सेवाएं एवं विस्तार, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से आपके लिए ख़ास तौर से रिकॉर्ड की गई ये बातचीत। आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित हमारा जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जो किसी एक समय पे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, और वो इसके बाद में अलग अलग विश्वविद्यालय, चाहे राजमाता हो या इंदिरा गांधी हो या वेटनरी यूनिवर्सिटी हो, उसमें विभागों में विभाजित हो गया। इसके बाद भी ये विश्वविद्यालय में कॉलेजेस बहुत सारे पूरे हैं, आ गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की अगर हम बात करते हैं तो आज की तारीख में हमारे 22 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और 2 जिले हमारे ऐसे हैं, सागर और छिंदवाड़ा, जहाँ पर कि 2-2 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हुई है। और वो भी चूँकि ब्लॉक ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जलवायु अलग अलग है, तो उन 2 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना हुई है। और इसी के साथ में जो सागर है और छिंदवाड़ा आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे देलाखाड़ी तामिया में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। और उसकी स्थापना चूँकि वहाँ की जलवायु एकदम अलग है, वो पातालकोट और ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम लेकर जाएं, और जो फ्रूट क्रॉप्स हमारे टेम्परेट मतलब पहाड़ी एरिया में होते थे, उनको यहाँ पर हम विस्तार रूप से उन तक पहुँचाएं। अब आपने एक जो सवाल किया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कृषि विज्ञान केंद्रों से किसानों तक भेजी जाती है, पहुंचाई जाती है, डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हो या ऑनलाइन फ्रंट डिमॉन्स्ट्रेशन हो या ट्रेनिंग्स हो, अलग अलग प्रशिक्षण हो, या आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर इसके अलावा आपके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेस ग्रुप है, यूट्यूब चैनल है, या KMS माध्यम है। तो 60 से 65 हज़ार ऐसे किसान हैं जो हमारे विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। और KMS से एक उसमें जो एक महीने में 2 मैसेज जाते हैं, तो वो एक साथ उतने किसानों तक हमारे मैसेज जा सकते हैं। और अभी आपने जो देखा कि लॉकडाउन के दौरान जितने भी उद्योग थे, सारे उद्योग बंद थे। एक कृषि ही हमारा ऐसा क्षेत्र था जहाँ ना हमारे किसानों के पैर रुके और ना हमारे वैज्ञानिकों के। इस विषम परिस्थिति में जो वैज्ञानिकों ने, जो प्रवासी मजदूर थे, उनके साथ मिलकर जो कंधे से कंधे मिलाकर जो गवर्नमेंट का एक गरीब कल्याण योजना थी, उस योजना के अंतर्गत उन्होंने जो 16 प्रशिक्षण दिए हैं, और हर प्रशिक्षण में 35 प्रशिक्षणार्थी थे। जैसे 600 से 25 इतने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया। उसमें से ऐसा बहुत अधिक परसेंटेज है, करीब 214 शायद आप बता रहे थे, कि उतने लोगों ने अपना खुद का एंटरप्रेन्योर डेवलप किया। मतलब जो किसान
लॉकडाउन के दौरान आए, प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान आए, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं वो वापस जाना ही नहीं चाहते थे और उनके लिए आवश्यकता थी कि वो अपने घर परिवार को जो पलायन हो गए हैं वो कैसे करें। तो उसमें हमारे वैज्ञानिकों ने जो ट्रेनिंग दी है, उन्होंने अपने लेवल पे उन ट्रेनिंग को अडॉप्ट किया, उसको एंटरप्रेन्योर डेवलप किया और उनकी जो आजीविका थी उसको उन्होंने कंटिन्यू किया। अब प्रधानमंत्री का जो सपना है कि कम लागत में हमारे किसानों की आय को कैसे दोगुना करें, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका यही प्रयास होता है कि जो किसान भाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उन तक वो किसी माध्यम से उनको कन्विंस करें, चाहे वो बीज हो, चाहे बोने का तरीका हो, चाहे फर्टिलाइज़र का डालना हो, चाहे रोग कीटों का नियंत्रण हो और किस प्रकार से उनकी मिट्टी स्वस्थ रही जाए। क्योंकि आज है कि हमारे जो किसान भाई है केमिकल की ओर बहुत ज़्यादा जाते हैं, मिट्टी परीक्षण करते हैं तो उसके बाद कितनी आवश्यकता है उर्वरक की वो उसका हिसाब किताब नहीं होता है और अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते हैं। दुकान जाते हैं, रोग कीट ये लग गए हैं, उन्होंने बोला ये लग गया है तो उन्होंने दवाई दे दी, लेकिन वो दवाई कारगर नहीं है। तो हम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बताते हैं कि उस तकनीकी से आपकी जो भूमि की उर्वरकता है, मिट्टी की उर्वरकता है, वो कायम रहे और आपकी कॉस्ट कम लगे। अब इसमें जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके तहत अगर हम एक व्यक्ति को ट्रेन करते हैं और इसके साथ में अगर वो व्यक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपने आसपास के जितने भी भाई बंधु किसान उनके दोस्त लोग होते हैं, अगर वो 1 से 2 को फैलाएगा, 2 से 4, इस प्रकार से हमारी टेक्नोलॉजी जो इजाद हुई है, डेमोन्स्ट्रेट हुई हैं, उनको वो कई लोगों तक पहुंच सकती है। अब इसमें हमारे इतने वैज्ञानिक नहीं होते हैं कि वो हर गांव में ब्लॉक लेवल पे अडॉप्टेड विलेज होता है अपनी टेक्नोलॉजी को करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी बहुत भूमिका है किसानों तक चीज़ को पहुंचाना। तो लाइन डिपार्टमेंट्स में आपके एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, वेटनरी साइड से हो गया, अभियांत्रिकी से हो गया, तो सबका जुड़ाव एक साथ कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के प्रोग्राम हो या हमारे आईसीआर के मैंडेट प्रोग्राम हो, सब किस लिए हैं? किसानों के बेनिफिट के लिए। हम सब जुड़े हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो जब तक हमारा उनके साथ में बैलेंस कोऑर्डिनेशन नहीं होगा टाइमली, तब तक हम अपनी चीज़ को उन तक जो हमारा प्रतिशत होना चाहिए उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। एक और सवाल है बैतूल को लेकर मैडम, कि बैतूल में बहुत सारी ऐसी वन उपज है, जैसे हम कड़ू जीरा की बात करें, जिसे काला जीरी कहा जाते हैं, तो इसके बीजों के संवर्धन के लिए कुछ कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से होनी चाहिए कुछ पहल, क्योंकि यहाँ जो ट्राइबल बेल्ट हैं वहाँ पर इसका और प्राकृतिक रूप से ये उगता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करके वो जो लोकल में ये लोग बेच देते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका हो सकता है। क्या संभावनाएं हैं बैतूल में इसकी? देखिए, बैतूल में अभी जो मैंने विजिट के दौरान में देखा, इनका जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वहाँ पे जितने भी प्रकार के मेडिसिनल जो फॉरेस्ट में अवेलेबल हैं, वो उसको हमने इनको बोला है कि उसको कंजर्व करें और उसको जो PPV-FRA होता है, फार्मर्स प्रोटेक्टेड वैरायटी, उसमें उसको सबमिट करें और इसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो चीज़ आपके यहाँ के जो वनोपज है वो मतलब रजिस्टर हो जाती है कि यहाँ पर है। अभी जैसे विजिट के दौरान यहाँ देखा कि ये मेथी है या कलौंजी है, जितने भी कुछ और भी मेडिसिनल प्लांट हैं वो यहाँ पे लगाए हुए हैं उन्होंने, जितने ही मेडिसिनल प्लांट हैं। लेकिन काला जीरा शायद अभी मुझे देखने को नहीं मिला है, वो भी मेडिसिनल वैल्यू में है। तो काला मतलब जितने भी इस तरह के हैं वो वनों में तो होते हैं और वो उनको बेचारे जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं वो बहुत उनको कम कीमत मिलती है, पता भी नहीं रहता कि कितना यूटिलिटी है, तो वो उनको इतनी प्राइस नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह की अगर ग्रुप हो, कुछ SHG हो या FPO कोई डेवलप करे कि उसका सीज़न के अनुसार कलेक्शन करे और कलेक्शन करके उसकी प्रोसेसिंग यूनिट अगर होती है तो वो हमको मार्केटिंग में और इसकी लिंकेज बनाए, मार्केट लिंकेज वो ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एक प्रोडक्ट हो उसको बेच देना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके अगर हम देते हैं तो वो हमारे लिए या जो भी इसको कलेक्ट कर रहा है उनको मतलब टाइम बाउंड के लिए एक लेबर कि ये काम करेगा तो उनको रोजगार भी मिलता है और ये प्राइस भी मिलती है।
अब आखिरी में मैडम आखिरी में 2 सवाल हैं किसानों को अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और किन उपायों की अपनाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ इसमें जोड़ूंगा कि जो नए बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एजुकेशन लेना चाहते हैं, इस तरफ उनको मोटिवेट कैसे किया जाए? देखिए, अभी हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये है कि हमको बच्चों को शुरू से ही एग्रीकल्चर के प्रति रुझान कैसे पैदा करें, अट्रैक्ट करें। वो जब तक नहीं होगा जब तक कि आपको बच्चे को शुरू से ही नहीं बताएंगे कि आप मतलब ये कहना चाहिए कि प्रकृति से उनको जोड़ना और जो भी प्रकृति में हो रहा है उसकी यूटिलिटी को समझना। वो शुरू से ही, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ते हैं लेकिन कृषि लोग नहीं पढ़ते हैं। और उसका एक कारण हमारे लोग भी हैं कि जो डॉक्टर है वो बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहेगा, जो इंजीनियर है वो इंजीनियर बनाना चाहेगा, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहेगा। ये हमारे साथ एक भ्रांति भी है, सच्चाई भी, कुछ भी कह लीजिए। तो हम जब तक हमारा यूथ है उसको हम शुरू से ही चाइल्डहुड से प्रेरित नहीं करेंगे प्रकृति के प्रति, तब तक हम इसको सार्थक नहीं कर सकते हैं। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में 12th से ही बच्चे को कृषि के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और अभी तक हम क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिकल है, पर प्रैक्टिकल उस लेवल पे नहीं है कि वो बच्चा अपना खुद का एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सके। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे उसको प्रैक्टिकल लेवल हमारा ज़्यादा होगा, जिससे कि बच्चा ग्रास्प करे। और 12th के बाद वो काहे के लिए MSc और या जो कोई भी डिग्री, इतनी सारी MBA काहे के लिए करे भाई? जब उसको मान लीजिए सैपलिंग सब्जी की ये उगाना है या उसको रूफ टॉप गार्डनिंग, आजकल देखिए कितने पढ़े लिखे लोग कोविड-19 में रूफ टॉप गार्डनिंग से पता नहीं कितने आमदनी ले रहे हैं। तो वो उस लेवल में 2-4 महीने की ट्रेनिंग करके वो करे, ये आगे क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करे और क्यों इतना टाइम वेस्ट करें? उसमें अपने जीवन को संभाल सकते हैं और बहुत अच्छी इनकम हो सकती है और इससे उनका जो प्रकृति के प्रति लगाव है। तो इसीलिए हमारा जो एक नया प्रोग्राम है जिसमें स्कूल में, हर स्कूल में हमको जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, छोटे बच्चे हैं, लैक्टेटिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इसमें हैं और उसको कैसे सेवन करें जिससे कि वो न्यूट्रिशन रहे। और जो इतनी मॉर्टेलिटी होती है, बच्चे पैदा नहीं होते पहले ही उनके मॉर्टेलिटी हो जाती है, तो ये सारे प्रोग्राम उसमें हैं। तो स्कूलों में पोषण वाटिका, जिससे बच्चे समझें कि ये सब्जी कैसी होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, वो लगाएंगे, काम करेंगे तो उनको उससे रुचि होगी। तो वो हमारे यहाँ पे जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे बहुत से स्कूलों के बच्चे विजिट कर रहे हैं। वो बराबर खेती को देख रहे हैं कि गेहूँ कैसे लगता है, धान कैसे लगता है, चना कैसे लगता है, ये फूल कौन कौन सा नाम जानते हैं। तो उनकी नॉलेज बढ़ती है और इसके थ्रू उनको इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो हमें कहीं ना कहीं उनको शुरू से ही बीज बोना पड़ेगा इसका कि वो इंटरेस्ट उनको है। तो किसान भाइयों, आपने ये बातचीत सुनी और बहुत अच्छी बातें मैडम ने हमारे लिए बताई हैं। आशा करते हैं कि आप उन बातों का भी ध्यान रखेंगे, चाहे बात अपने खेत की हो या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की। कृषि का क्षेत्र चुनिएगा बच्चों के लिए। यदि हम खेती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाइएगा, इस क्षेत्र में आगे लाइएगा, वो आप ही के काम आएंगे। तो मैडम, आज आपने हमारे किसान सेवा चैनल के लिए इतना जो महत्वपूर्ण समय में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे यहाँ पर आपने बोलने का अवसर दिया। और मैं अपने सभी अंत में किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगी कि आप एक भी मतलब अगर फील्ड क्रॉप एक ले रहे हैं तो एक फसल ना लेके चलिए, आप मिश्रित खेती करिए, इंटरक्रॉपिंग करिए। और उसके साथ साथ आपके पास थोड़ी भी अगर पीछे ज़मीन है, बैकयार्ड है, तो उसमें पोल्ट्री लीजिए या गोट्री लीजिए, या फिर इसके अलावा बटेर पालन है और मशरूम की खेती है, मधुमक्खी पालन है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं और हमारी जो संतान है वो अच्छी संपन्न हो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अपना जीवन यापन करें। तो एक उद्योग न चुन के सिर्फ खेती, हमें समन्वित खेती प्रणाली की तरफ अग्रसर होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।